तो आपको वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बीकॉम फाइनल में, सॉरी फाइनल नहीं, फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, जो अप्रैल या मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम। यहाँ पर हिंदी विषय से क्या क्या आने वाले हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप हैं तो यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिलासपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊंगा कि किन क्वेश्चनों को आपकी यूनिवर्सिटी भी पूछेगी, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या पूछे जाते हैं, अगर आपको जानना है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने हमारे जो बाकी विषय है, कम्युनिकेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इस पर वीडियो बना चुके हैं। आपने नहीं देखा तो चैनल के अंदर विजिट करें और देखें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबका मैंने फोटो खींच करके रखा है एक एक करके आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकाई 1 से। हाँ, तो बच्चों आप देखेंगे कि इकाई 1 में जो सबसे पहला टॉपिक है वो होता है पल्लवन। उसके बाद आपको पत्राचार मिलेगा, फिर आपको अनुवाद मिलता है, फिर पारिभाषिक शब्दावली मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी इंपॉर्टेंट है, पर सब में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, किन किन क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस करके रखना है, वो बता देते हैं। साथ ही साथ हम ये बता दें कि बाकी विषय में क्या होता था, लगभग आपके 5 ही क्वेश्चन आने थे, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर के होते थे। इस तरह से अगर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपका 75 नंबर कंप्लीट होता है। हिंदी में ऐसा नहीं होता, एक ही क्वेश्चन 15 नंबर के यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर टुकड़ों में क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पर एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर संख्या डिवाइडेड होती है, ठीक है, यूनिट के हिसाब से। जैसे आपके एक यूनिट में आप देखेंगे कुछ थ्योरी है, जिसमें लगभग आपको 7 से 8 नंबर भी के नंबर के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। हम देखेंगे छोटे छोटे शब्दावली है, जैसे कि 5 तो शब्द, लगभग 7 दिया, कितने शब्दावली दिए, 7 दिए। इनमें से किसी 5 का आप पर्यायवाची लिखिए, विलोम शब्द लिखे करके दिया जाता है, ठीक है। और उसी तरह से विलोम शब्द भी दिए जाते हैं। तो अभी हम सब पर डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर छोटे छोटे भी प्रश्न आते हैं, तो आपको सबको पढ़ना है। यहाँ पर 1 to 15 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आंसर होना चाहिए वो है पल्लवन से। यहाँ पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए पल्लवन के बारे में, लगभग 3 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जो पल्लवन है, कहाँ गया ये पल्लवन, यहाँ पर पल्लवन की परिभाषा देते हुए महत्व पर प्रकाश डालिए बोला है, ठीक है। तो जो पल्लवन है उसका अर्थ पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, आशय पूछ सकता है। पॉइंट 1 में अब विशेषता भी पूछे जा सकते हैं, पॉइंट 2 में इसकी महत्व पूछा जा सकता है, इसी को आप आवश्यकता भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसका उपयोग मतलब प्रयोग कहाँ होता है, किस तरह से किए जाते हैं, ये सब चीज़ें इनके पॉइंट में शामिल होती है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पल्लवन की परिभाषा देते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, और पल्लवन की परिभाषा देते हुए महत्व एवं उपयोग को समझाइए, है ना। तो अलग अलग चीज़ों को भी एक साथ करके पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चैप्टर का जो आधार होता है, जो बेस होता है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तभी हम पल्लवन के 3 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब बस्तर में बीकॉम में 17-18 में पूछा है, उसके बाद फिर शायद इनको नहीं पूछा है। तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अभी काफ़ी आगे हैं, 19, 20, 21 भी बीत चुका है, 22, 23 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि हर 4-5 साल के अंतर्गत क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, ठीक है। बिलासपुर ने बीकॉम 2018 में पूछा है और बीए 2020 में पूछा है। तो बीकॉम में पूछे हुए क्वेश्चन को 1-2 साल बाद बीए में पूछा गया है, तो हो सकता है बीए में भी आ जाए और बीकॉम में भी आ जाए। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। और हाँ, एग्ज़ाम में ये भी बता दूँ
जैसे कि आपने पढ़ा है पल्लवन का अर्थ और उपयोगिता महत्व, लेकिन विशेषता पूछ दिया गया है और आपको बिल्कुल भी नहीं पता विशेषता, तो कोई दिक्कत नहीं है। पल्लवन का अर्थ महत्व अर्थ के बारे में बताते हुए, परिभाषा बताते हुए आप हेडिंग डाल सकते हैं पल्लवन की विशेषता और महत्व के पॉइंट को लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने से नंबर मिलता है, छोड़ने से नहीं मिलता। तो भले ही आपको याद ना हो, लेकिन आपने दूसरे के पॉइंट को वही हेडिंग डाल करके बना दिया, लिख दिया। लेकिन आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को जो आपको नहीं पता उनको सबसे लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, कॉलेज के एग्जाम में यही होता है। आपको जो शुरुआत के जो पेज होंगे वहाँ पर आप उन क्वेश्चन को लिखिए जिसमें आपकी कमांड है, मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। जहाँ पर जब दर्शक देखें, दर्शक मतलब हमारे जो शिक्षक है, जब वो देखें तो उनका जो इम्पैक्ट है वो बढ़िया होना चाहिए कि वाह, ये बच्चा बहुत अच्छे से लिखा है, मतलब इसको सारे क्वेश्चन याद है। बाद में आपने थोड़ा भी यहाँ पर गलती किया होगा ना, तो वो इग्नोर होगा। वो गलती क्या होगी, इग्नोर होगी। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, सही क्वेश्चन जो पता है उसके आंसर आपको अच्छे तरीके से लिखने हैं बिना फेंके। और ऐसे क्वेश्चन जिसको आपको नहीं पता, लगभग आपको पता है या दूसरे का आंसर पता है, उसको लिख सकते हैं, छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो आप पास तो हो जाएंगे और बहुत अच्छा भी आपका परसेंट बनेगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ठीक, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक कुशल विस्तारक के गुणों को समझाइए या विवेचना कीजिए, है ना। पल्लवन को समझाते हुए कुशल विस्तारक के गुणों को समझाइए। तो ये पल्लवन का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने पूछा है। फिर वो चाहे सरगुजा हो, पंडित रविशंकर हो, सरगुजा का हो, बस्तर का हो, दुर्ग का हो, है ना। बिलासपुर बस में नहीं टच हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हर साल कुछ ना कुछ नया हर यूनिवर्सिटी ट्राई करती है। तो इसको भी आप पढ़ के रखेंगे। ठीक है, कि जैसे कि मैंने बताया, नहीं पता रहेगा तो आप दूसरे का कम से कम लिख लेंगे, नंबर मिलेगा, लेकिन पढ़ के रखना है। ठीक है, ये दोनों ही तीनों क्वेश्चन। ठीक, और देख लेते हैं। हम्म, हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बिलासपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी, साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा है उनके लिए भी। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और पंडित रविशंकर, इन सभी ने पूछा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पल्लवन का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें बोला है पल्लवन का अर्थ बताइए और पल्लवन करते समय ध्यान देने योग्य बातें बताइए। तो यहाँ पर किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, तो नियम पूछ सकता है या ध्यान देने योग्य बातें पूछ सकता है, दोनों ही एक ही चीज़ है। तो इसमें अथवा अथवा करके क्वेश्चन को जितनी बार अलग अलग तरीके से पूछा है, क्वेश्चनों को याद कर लेना, फिर उसके अंदर में तो आपको पढ़ के याद करना ही चाहिए कि क्या क्या पॉइंट को आपको लिखना है। और आंसर सरल है, 1.1.2 पॉइंट करके यहाँ पर दिया हुआ है, लगभग 10-12 पॉइंट हैं इसमें। तो अगर आप लाइन से याद कर सकते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटा आंसर है इसका, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 7 से 8 नंबर के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये हुआ पल्लवन के वो 3 क्वेश्चन, जिसमें से तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला, दूसरा वाला यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, अब जो तीसरा टॉपिक इसमें बनता है ना, यूनिट 2 का दूसरा भाग, वो है पत्राचार। मैंने आपको समझाया था पत्राचार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पत्राचार के क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर तो पढ़ना ही है, पर पत्र के बहुत सारे नमूने भी आपको देखने हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो पत्राचार में ये पहला प्रश्न है, पत्र लेखन का महत्व और उसकी उपयोगिता को बताइए। बीकॉम में 17 में पूछा है और बस्तर ने तो पूछा ही है। तो बस्तर दुर्ग वाले जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पत्राचार में बहुत सारे क्वेश्चन हैं पत्रों से संबंधित, तो फिर भी इसको पढ़ करके रखना है। अगर वो नहीं आया, पत्र को नहीं पूछा, तो फिर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन जो कि है पत्र लेखन के सामाजिक जीवन में क्या आवश्यकता है और पत्र लेखन की कला क्या है, किन किन बातों का महत्व होता है, समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है, जो पत्र लेखन के महत्व प्रकाश डालिए करके पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा, खासकर सरगुजा ने तो बहुत ज़्यादा ही इसको पूछा है। तो जो बच्चे सरगुजा से हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
अब बाकी की यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन आंसर नहीं पूछना है तो फिर वो लोग पत्रों को पूछते हैं। ठीक है, अभी हम नमूना देखेंगे और ये रहा हमारा। अच्छा, अनुवाद में आने से पहले हम पत्रों पर डिस्कस कर लें। ठीक है, देखिए पत्र जो हम लिखते हैं वो लगभग बहुत सारे हैं। तो औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। हर पत्रों के बारे में दिया है, शिकायत पत्र, आदेश पत्र और दुनिया भर के बहुत सारे पत्र दिए हैं। अगर आप पत्र के बाद आगे पढ़ में बढ़ते हैं तो बुक में भी देख सकते हैं, जयमाला में भी देख सकते हैं। तो एक बार जितने भी पत्र हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने से आपको ये याद करना है कि उसका फॉर्मेट क्या है लिखने का, कहाँ पर क्या क्या लिखा जाता है, किधर से लिख करके शुरुआत करना है। अगर आपने फॉर्मेट अच्छे से पढ़ लिया तो फिर पत्र जो भी पूछे लगभग तो आप लिख सकते हैं ना। तो वो आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब है अनुवादक के बारे में पूछा गया है। तो अनुवाद के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं बच्चों, तो इनको कम से कम पढ़ करके रखिएगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो तो आने हैं। एक पल्लवन से आएगा, एक पत्राचार से आएगा। पत्राचार में अगर थ्योरी नहीं आया तो पत्र लिखिए करके आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आने हैं। तीसरे जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं 5-7 नंबर के लिए, वो है आपका अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए या एक अच्छे अनुवाद की विशेषता बताइए। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ के रखना चाहिए। आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। फिर आप चाहे बीए वाले हो, बीकॉम वाले हो, जो भी सब्जेक्ट वाले हो, एक बार इनको अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आए तो छूटे ना, और ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, अब जो हम कह रहे थे, जो छोटे छोटे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बन के आते हैं, है ना, तो लगभग 55 नंबर के आपको ये 15 ठो मिल सकते हैं। 15 कैसे मिलेगा, देखिए 5 नंबर में एक में पर्यायवाची पूछ दिया, 7-8 ठो दे करके उनमें से किसी 5 को लिखिए। एक में विलोम शब्द, एक में समानार्थी शब्द, ऐसे भी बहुत सारे हैं। सबको एक बार मैं दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको आना ही है क्योंकि ये हिंदी की सामान्य ज्ञान है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बचपन से छोटे कक्षा से पढ़ाया जाता है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर थोड़े से कठिन शब्द भी आपके लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उन टॉपिक को दिखाऊंगा जो ज़्यादातर आपके हिंदी में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये हिंदी इंग्लिश नाम, जैसे राज्यपाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे हिंदी नाम है, उनका अंग्रेजी वर्जन दिया है। तो ये आपको पूछा जाता है। अब एग्ज़ाम 2 तरह से पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश का हिंदी पूछ सकता है, हिंदी का इंग्लिश पूछ सकता है, दोनों पूछता है। तो जैसे कि 7-8 ठो में से कोई 5 बनाना रहेगा, तो उनमें से कुछ नाम इंग्लिश के होंगे जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए बोलेगा, और कुछ हिंदी में होगा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आपको पूछेगा। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये जो वाणिज्यिक परिभाषिक शब्द है, मानविक परिभाषित शब्द है, गवर्नमेंट के जितने हैं शासकीय, उन सबको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। लगभग इन्हीं से केवल 5 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आगे आप बहुत सारा देखेंगे। अभी शुद्ध अशुद्ध कीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्यों का भी शुद्ध अशुद्ध दिया जाएगा, शब्दों का भी शुद्ध अशुद्ध पूछा जाएगा। जैसे हम लिखने में कई बार गलती करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ये भी चांद है, ये भी चांद है, पर सही कौन है बताइए आप। ठीक है, वैसे हमने जितने भी यहाँ पर शब्द देख रहे हैं उनमें से एक को हम गलत लिखते हैं और एक्चुअल में उनको लिखा कुछ दूसरे तरीके से जाता है। एक चंद्र बिंदु अगर आपने नहीं लगाया तो वो आपका वो गलत होता है। तो शुद्ध अशुद्ध को पहचानना है, और वो ऐसे रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको दोनों सही लगेगा, आप कन्फ्यूज रहेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। तो एक बार इनको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, हाँ ये भी वही है। हाई कोर्ट को हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं, है ना। तदर्थ को हम एडहॉक बोलते हैं। तो ये सारे आपको जो हिंदी इंग्लिश वर्जन में दिए हैं आपको पूरा पढ़ करके जाना है बच्चों, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। ठीक है, उसी तरह से ये है। ठीक है, लेखाकार को क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं ना, अभिकर्ता को एजेंट बोलते हैं। इन सब का कॉमर्स का शब्द ही है, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची तो पता ही होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से शब्द हैं। अब इनका नहीं पता रहा तो फिर तो आपकी बेसिक काफ़ी कमज़ोर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अग्नि को आग, पावक, अनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पर्यायवाची। ठीक है, और ये सब आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने इतना सारा बोला और कोई एक ठो ही मतलब 5 नंबर के लिए आने वाला है, ऐसा नहीं। आपको मैंने अभी समझाया था
ई कॉमर्स परिभाषित शब्द शासकीय पद है वो 5 नंबर के अलग आएंगे, पर्यायवाची अलग आएगा, शुद्ध अशुद्ध अलग आएंगे, विलोम अलग आएंगे। लगभग ये 15-20 नंबर के पूरे व्याकरण से बनते हैं। सेम चीज़ होता है इंग्लिश में, जो डूअर्स डायरेक्ट आता है ना, वहाँ पर बेसिक ग्रामर के बन के आते हैं। उसके बाद इसमें वर्ड मीनिंग भी आता है। अभी इंग्लिश में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी के बनेगा, वहाँ पर आप इंग्लिश के भी IMP क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया। इनसे जो थोड़ा हट करके है वो ये है, समश्रुतु अथवा समुच्चारित शब्द। अब ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और इसको मैं कहता हूँ एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में तो आपको छूटे ना, और ये पूछता ही है। ठीक है, तो रायपुर यूनिवर्सिटी ने इनको पूछा था, और यहाँ से यहाँ तक का उनमें से कोई 5 को, दुर्ग ने भी और बस्तर ने भी इनमें से कोई 5 पूछा था। दुर्ग ने फिर यहाँ से भी अगले साल 22 में पूछा था। तो ऐसे कर करके जहाँ जहाँ से जो भी दिख रहे हैं उनको पूछा गया है। ठीक है, हंस को कंधा। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे ही जगह से क्वेश्चन आ जाते हैं। अनेकार्थी शब्द का मतलब आपको पता है, वही पर्यायवाची शब्द की एक ही को और क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अर्थ का मतलब धन होता है, आशय होता है, कारण होता है। ठीक है, ये तो ये आपने देखा, ये पूरा व्याकरण से संबंधित थे, जहाँ पर लगभग 3 थ्योरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, और वैसे 3 पच कर करके बाकी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पत्राचार के भी क्वेश्चन आते हैं, पत्र का नमूना दीजिए बोल करके, ये आपको पूरा पढ़ना है। तो ये पूरा हमने देखा यूनिट 1 से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबको पढ़ करके रखिए, अथवा में जो भी आएगा लगभग आपसे कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो IMP थे वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इनको टिक लगाइए और इनका अच्छे से तैयारी कीजिए। इनका तैयारी करने के बाद आपको लगता है कि आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, और आपको और आगे का पढ़ना चाहिए, तो फिर अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगे उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो बच्चों अभी हमने यूनिट 1 और 2 दोनों का क्वेश्चन देख लिया। वो फ्लो में हम बह गए थे, हमें पता नहीं चला कि हमने 2 यूनिट का भी देख लिया। लगभग 30 नंबर के मैंने MP क्वेश्चन आपको बता दिए। अब यूनिट 3 और 4 का भी देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में ज़्यादातर हो सकते हैं कि थ्योरी के क्वेश्चन आए, जैसे कि यूनिट 3 है देवनागरी लिपि पर। देवनागरी लिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए यूनिट 3 बना है। यहाँ पर देवनागरी लिपि है क्या, इनके बारे में आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके इतिहास और कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, सिद्धांतों को, विचारों को यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। देवनागरी लिपि के 2-3 क्वेश्चन हैं, उसमें से ही आता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है देवनागरी लिपि, देवनागरी शब्द के नामकरण का आधार बताइए। ठीक है, ये पूरा जो क्वेश्चन है उसी पर है, निबंध दीजिए, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 3 के लिए। और अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसे वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं, इस पर प्रकाश डालिए पर के पूछा जा सकता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए। तीसरा है संक्षेप। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन है वो आता ही है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन में भी आता है, जो आपका एक अलग विषय है। किसी भी बात को संक्षेप में कैसे कहा जाए, संक्षेप का महत्व क्या होता है, आवश्यकता क्या होता है, उपयोगिता क्या होती है, संक्षेप में कहना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ये आपको पढ़ के रखना है, आपके व्यावहारिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पत्र लिखते हैं या व्यापार करेंगे, संवाद करेंगे, तो ये आपको पता आना चाहिए। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अगर आप कोई 2 भी अच्छे से कर लेते हैं, ये 2 करें चाहे ये 2 करें, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे संक्षेप का ये क्वेश्चन है, संक्षेप किसे कहते हैं, संक्षेप करते समय ध्यान देने वाली बातें। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम है, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, उनको भी पढ़ लीजिएगा, तो क्या समानता है आपको पता चल जाएगी। तो कोई भी पूछे किसी भी एक को लिख करके आप पूरा नंबर पा सकते हैं, तो एक बार आपको देखना जरूर है। ठीक है, अगला है संक्षेप की परिभाषा देते हुए इसको गुणों का वर्णन कीजिए। तो संक्षेप की अगर आपने 2 क्वेश्चन पढ़ लिया तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हो सकता है, चांसेस हो कि उन दोनों ना कुछ इनको पूछ ले, तो फिर आप इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यूनिट 3 के वो 5 क्वेश्चन। ठीक, बस यूनिट 3 में इतना ही। अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 एक कंप्यूटर का है,
तो जैसे कि कई बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज है स्कूल टाइम से ही, कंप्यूटर क्या है, उसका इतिहास वगैरह, ठीक है, उसमें जो पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंटरनेट, सीपीयू, डीपीयू जो भी है, तो कंप्यूटर को आपको पता है ना, तो फिर इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार हिंदी का ये पढ़ के देख लेना कि इसमें किस टाइप से पॉइंट दिए गए हैं और कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप अपने मन से भी लिखेंगे तब भी नंबर मिलेगा, बस कंप्यूटर का आपका परिचय देना है, जिसमें कुछ कुछ डेटा, नाम और सन वगैरह आप अच्छे से देख करके इसको अपने मन से लिख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग या कंप्यूटर का सामान्य परिचय देते हुए महत्व पर एक लेख लिखिए, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर और भाषा के बीच द्विपक्षीय संबंध है, इस कथन पर व्याख्या कीजिए। भाषा से कंप्यूटर की क्या अपेक्षा की जाती है, ये समझाइए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर से, ठीक है, इनको पढ़ के रखिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे यूनिट में पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं, आपको कम मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर है अगला जो चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, मानक भाषा का अर्थ लिखकर विशेषता बताइए। तो मानक भाषा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इनको आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। ये आपको अपने यूनिट में 4 के अंतर्गत मिल जाएगा, अजय माला में पृष्ठ नंबर 143 में है, ठीक है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो है 145 नंबर पृष्ठ पर, मानक भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अमानक और उपमानक को समझाइए। तो ये भी उसी का ही क्वेश्चन है, लेवल 2 के रूप में आप समझ सकते हैं, ये आपको पढ़ के रखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में ये कुछ क्वेश्चन है जिनको पूछा जा सकता है, वैसे 2, 4, 5 नंबर के लिए, ठीक है, कि जो भी हम लिखते हैं ना 45 46 100 तक की गिनती, उसमें हिंदी में उसको कैसे लिखना है, कई बच्चों को नहीं पता रहता, क्योंकि अभी का आप देखते हैं ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको आप खुद 45 46 बोलेंगे तो उनको नहीं पता रहता, इसलिए ये चीज़ भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप पढ़ के रखिए, ठीक है। और बस उसी के द्वारा ये भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। बाकी और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, लाइव आता हूँ तो लाइव आते समय भी मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। और अभी तो थोड़ी तबीयत ख़राब और काम ज़्यादा था तो हम लाइव नहीं आए हैं, 1 हफ्ते लगभग हो गए हैं। और लाइव आने का ना कारण एक और भी था कि क्योंकि मैं टाइम निकाल के आ भी रहा था, लेकिन आप लोग उस समय एक्टिव नहीं थे, तो मुझे बहुत बेकार लगा। तो जब मैं लाइव आ रहा हूँ लेकिन आप ही लाइव नहीं आए तो मुझे किसको पढ़ाना रहा, पढ़ाने में मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ रहा हूँ। तो देखते हैं सब, आप जिस टाइम पे लाइव अटेंड कर सकते हो मुझे बताओ, फिर उस टाइम पे लाइव आकर के आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो ये हिंदी के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, इनकी तैयारी कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।